2014 से लेकर के अभी तक आप इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ को हमारे देश में, भारत में कैसा देखते हैं? पिछले 11 साल में मोदी सरकार की जो अनेक उपलब्धियां हैं उसमें मुझे लगता है अगर हम सबसे बड़ी उपलब्धि अगर माने तो वो निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है। Capital expenditure on highway sector has gone up from 27,000 crore to almost 2,20,000 crore, 12,000 crore if I'm not wrong. तो ये almost 7-8 times का growth हुआ है। लैंड एक्विजिशन और एनवायरमेंट क्लियरेंस एक दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो टाइम एंड अगेन गवर्नमेंट के सामने एक चैलेंज बन जाता है। हम जब सड़क बनाते हैं या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, रेलवे बनाते हैं, एयरपोर्ट बनाते हैं, तो जहाँ कोई एक किसान रह रहा है या कोई एक इस देश का नागरिक रह रहा है जिसकी लैंड हम एक्वायर कर रहे हैं, उसके लिए वो लैंड एक्वायर करने के बाद एक नई जगह जीवन शुरू करना, ये शून्य से जीवन शुरू करने वाली बात। हम चाहे उसको जितना पैसा दे दें, तो ग्रामीण इलाके में किसान को 4 times कॉम्पेंसेशन मिलेगा और शहरी इलाकों में 2 गुना कॉम्पेंसेशन मिलेगा। अगर मैं आपको सक्सेस के बारे में पूछूं भारतमाला परियोजना के, तो आप इसकी सक्सेस को किस तरीके से असेस करेंगे, देखेंगे या रेट करते हैं? भारतमाला परियोजना इसकी जो सबसे बड़ी सफलता है वो है प्रोग्रामेटिक अप्रोच। सरकार ने एक पूरा 5 साल का प्रोग्राम, एक विजन अप्रूव किया और जिसके कारण टारगेट सेट हुए। आज हम कॉर्पोरेट भाषा में जब बोलते हैं तो जब तक आप साल का टारगेट सेट नहीं करेंगे, 3 साल का टारगेट सेट नहीं करेंगे, एफिशिएंसी कैसे आएगी? गति शक्ति मिशन जो है, ये मास्टर प्लान है, इसने कितना एक एफिशिएंट रोल प्ले किया है और इसमें क्या चैलेंजेस है? क्योंकि 16 मंत्रालयों को एक ही पेज पे लेकर के आना, काम कराना। हमारे घर के पास का कोई रोड बनता है और 2-4 दिन बाद आके कोई सड़क खोद के उसमें से केबल डालता है या पाइपलाइन डालता है या वाटर की पाइपलाइन डालता है। What is this? ये सिंपल नॉन कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन 3 डिपार्टमेंट्स है, इंटर डिपार्टमेंट। तो जब हम देश का विचार कर रहे हैं तो उसमें तो उतना ही आवश्यकता है। कहीं हम हाईवे बना रहे हैं, पता चला उसके बाद हमें वहाँ रेलवे बनानी। तो ये जो बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट है वो हमारी प्लानिंग से लेकर इम्प्लीमेंटेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। कितना बड़ा चैलेंज है इस तरीके से कि कॉरिडोर के लैंड को एक्वायर करना उन लोगों से जो देने के लिए अपना लैंड तैयार नहीं है, अपना घर तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लगता है इसमें मेरा जो अनुभव है पिछले 10-11 साल का, उसमें लोग लैंड देने के लिए कई बार तैयार रहते हैं। जो लैंड एक्विजिशन की जो प्रोसेस है और उसमें जो उन्हें कॉम्पेंसेशन मिलना है, कई बार उसके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस के डिलेस के कारण लोग त्रस्त होते हैं। प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का पिछले 11 सालों में कितना बड़ा रोल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में? पिछले 11 साल में हमारा सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर काम हमारे देश की कंपनियों ने किया। एक भी विदेशी कंपनी हमारे देश के कंपनियों के साथ compete नहीं कर पाई। हमारे सारे टेंडर ग्लोबल होते हैं। देश में जितने इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होते हैं उसमें ग्लोबल टेंडर्स आते हैं, लेकिन हमारे इंडियन कंपनीज ने compete करके ग्लोबल कंपनी से ज्यादा काम किया। नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी वो सड़कें, ब्रिजेस, हाईवेज और एक्सप्रेसवे हैं जिन पर हम शॉर्ट डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। कई वर्षों तक देश का ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर काफ़ी पिछड़ा हुआ या स्लो ग्रोथ प्रोसेस में था। लेकिन अगर ज़मीनी हकीकत की साल 2025 में बात करें तो एक मॉन्यूमेंटल शिफ्ट हुआ है जिसने न केवल बिजनेस और ट्रांसपोर्ट को आसान किया है बल्कि आम लोगों को ईज ऑफ ट्रैवलिंग भी दी है। आज हम बात करेंगे इसी बैकबोन ऑफ इंडियाज ग्रोथ स्टोरी के बारे में। रिकॉर्ड ब्रेकिंग हाईवे कंस्ट्रक्शन से लेकर कटिंग एज एक्सप्रेसवे के उदय तक हम जानेंगे कि भारत कैसे डेवलप्ड नेशन की ओर तेजी से बढ़ रहा है। हमारे साथ आज हैं श्री वैभव डांगे जी। ये फॉर्मर पीएस रह चुके हैं,
यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के। इसके अलावा ये एक वेल नोन पब्लिक पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट हैं, और बिल्ड इंडिया फाउंडेशन जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के एक ऑर्गेनाइजेशन, एक थिंक टैंक है, उसके फाउंडर हैं। वैभव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। वैभव जी, जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है भारत की ग्रोथ स्टोरी में, एक बहुत इम्प्रेसिव रोल इंफ्रास्ट्रक्चर ने पिछले लगभग मैं बात करूँ पिछले एक डेकेड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और खासकर अब एक स्टेटमेंट आई है यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडियाज़ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वुड राइवल दैट ऑफ अमेरिका विद इन 2 years। 2 साल के अंदर जो हमारा नेटवर्क है रोड का, वो एक कंपटीशन दे सकता है अमेरिका को। ऐसे में अगर मैं 11 साल इस अब कंप्लीट हो गए हैं मोदी सरकार को, तो ऐसे में ये जो 11 साल की अगर मैं जर्नी की बात करूं, तो 2014 से लेकर के अभी तक आप इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ को हमारे देश में, भारत में कैसा देखते हैं? एक तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ अपने पॉडकास्ट के लिए बुलाया। थोड़ा लेट हो गया वैभव जी मुझसे आपको इनवाइट करने में, ये मेरी फॉल्ट है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। और आपने जैसे शुरुआत में भी कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर और ख़ास करके हाईवे, रेलवे, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक सेंस में हमारे शरीर में जैसे रक्त की धमनियाँ होती है, वैसे देश की अर्थव्यवस्था की ये धमनियाँ है। और इसलिए उस इंफ्रास्ट्रक्चर को इसलिए आधारभूत ढांचा कहा जाता है। हमारी अर्थव्यवस्था को खड़े करने के लिए जो एक बेसिक आधारभूत ढांचा चाहिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर का उतना ज़्यादा महत्व हमारे अर्थव्यवस्था में है। और इसलिए दुनिया भर में जब भी अर्थव्यवस्था को चालना देने की बात होती है, जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ को पुश करने की बात आती है, तो सबसे पहला मुद्दा आता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को और अधिक मजबूत किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को और सुदृढ़ किया जाए, ताकत दी जाए। और पिछले 11 साल में अगर आज हम मोदी सरकार के 11 साल की बात कर रहे हैं, तो अगर पिछले 11 साल में मोदी सरकार की जो अनेक उपलब्धियां हैं, उसमें मुझे लगता है अगर हम सबसे बड़ी उपलब्धि अगर माने, तो वो निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है। और उसमें हाईवे का सबसे बड़ा मुझे लगता है योगदान रहा है। ऑफकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर में मेट्रो का बहुत तेज़ विकास हुआ है, रेलवे का विकास हुआ है, एयरपोर्ट्स का विकास हुआ है, पोर्ट्स का विकास हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा जो विजिबल डिफरेंस जिसको कहते हैं, वो निश्चित रूप से हाईवे सेक्टर ने देखा है पिछले 11 साल में। और ये सब लोग देश में, हम सब लोग महसूस करते हैं, क्योंकि हम सब लोग कहीं ना कहीं कम्यूटर्स हैं। सुबह से लेकर शाम तक अपने दिन भर के आवाजाही में हम इसका अनुभव करते हैं। और देश भर में उसका इम्पैक्ट जगह जगह पे आज हमें देखने को मिलता है। इसलिए अगर 11 साल की वन ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट अचीवमेंट, इफ आई मे हैव टू आइडेंटिफाई of the present Modi government, then it is definitely infrastructure and definitely highway. इंफ्रास्ट्रक्चर और हाईवे सबसे आप एक गेम चेंजर अगर आप कहेंगे, पिछले 11 सालों में ये गेम चेंजर का रोल प्ले किया है। 2014 में से अभी तक ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज को लेकर के, लगभग 7% का इंक्रीज हुई है, ये वृद्धि हुई है। अगर ज़मीनी तौर पर इस वृद्धि को देखें, तो ये जो रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर मैं सब हर चीज़ के, हर एस्पेक्ट की बात करूं, तो किस तरह से इस वृद्धि ने इम्पैक्ट किया है? आपने बिल्कुल सही कहा, 7% ने 7 टाइम्स से ज़्यादा ग्रोथ हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। जैसे मैंने कहा, क्यों मैंने कहा कि ये एक सिंगल लार्जेस्ट गेम चेंजर है, क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था में और किसी भी सरकार में, आप राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को अगर हम 2 मिनट के लिए एक तरफ रखेंगे, तो किसी भी अर्थव्यवस्था को अगर हमें लगातार 15 साल, 20 साल, 25 साल तक अगर हमें एक कांस्टेंट ग्रोथ की दिशा में जाना है, एक विकास की दिशा में जाना है, सारे अर्थशास्त्री कहते हैं कि हमें डबल डिजिट ग्रोथ की आवश्यकता है, 7% से ज़्यादा, 8% से ज़्यादा जीडीपी के ग्रोथ की आवश्यकता है। तो उसमें एक सबसे बड़ा योगदान रहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का। और बजट में, इसलिए बजट का भी जब एनालिसिस करते हैं और सब लोग ऑब्जर्व करते हैं बजट को, तो उसमें ये देखा जाता है कि सरकार की दिशा किस दिशा में खर्च की है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का महत्व इसलिए भी ज़्यादा होता है क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर, एवरी मनी स्पेंट ऑन द कैपिटल एक्सपेंडिचर क्रिएट्स अ कैस्केडिंग इफेक्ट इनटू द इकोनॉमी, क्योंकि वो ऐसा खर्चा है जिसके कारण हमारे एसेट्स बनते हैं। ट्रू, इसलिए उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। और देश की अर्थव्यवस्था के एसेट्स बनते हैं। सड़कें जब बनती है तो सीमेंट इंडस्ट्री को फायदा होता है, स्टील इंडस्ट्री को फायदा होता है, रोजगार निर्माण होता है, ऐसे कई प्रकार के इम्पैक्ट होते हैं। मुझे याद है 2014 में 26 मई 2014 को जब पहली बार मोदी सरकार
ने शपथ ली थी, उसके बाद जब पहला बजट जून में वित्त मंत्री उस समय के माननीय अरुण जेटली जी ने बजट पेश किया था, तो हाईवे सेक्टर को 27,000 करोड़ का अलॉटमेंट था और कुछ 10-1 हज़ार करोड़ एडिशनली फिर दिसंबर जनवरी में फिर एडिशनली सरकार ने दिए थे, क्योंकि वो पैसे खर्च हो गए थे. From 27,000 in last year's or this year's budget in March, when Finance Minister Nirmala Sitharaman gave the budget, capital expenditure on highway sector has gone up from 27,000 crore to almost 2,20,000 crore, 12,000 crore if I'm not wrong. तो ये almost 7-8 times का growth हुआ है. उस growth का जो impact है वो बहुत visible naturally होता है, क्योंकि एक 11 साल तक 12 साल तक अगर सरकार सस्टेन्ड दिशा रखती है विकास की. देखिए, इसमें केवल ये नहीं है कि एक्सपेंडिचर को बढ़ाया, कि 1 साल बढ़ाया, 2 साल बढ़ाया, बट लगातार 2014 से 27,000 करोड़ से 2,12,000 करोड़, यानी लगातार हाईवे सेक्टर में और इंफ्रास्ट्रक्चर में कैपिटल एक्सपेंडिचर और बजटरी प्रोविजंस को सरकार लगातार बढ़ाती रही है, जिसके कारण एक सस्टेन्ड दिशा सरकार की सबके सामने आई. और किसी भी अर्थव्यवस्था में जब तक आप 10 साल 15 साल तक एक निश्चित दिशा से आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक अर्थव्यवस्था में उसके जिसको कहते हैं ना फ्रूट्स ऑफ बेनिफिट्स नहीं मिलते. और सबसे बड़ी अचीवमेंट इसलिए मोदी सरकार की ये है कि उन्होंने लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पे और इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्च पे, बजट एलोकेशन पे अपना फोकस जारी रखा, इन स्पाइट ऑफ कोविड, इन स्पाइट ऑफ द ग्लोबल चैलेंजेस बिकॉज ऑफ कोविड. दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में कई प्रकार के प्रेशर्स आए कोविड के कारण, लेकिन सरकार ने टैक्स कलेक्शन में इम्पैक्ट आया, लेकिन सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपना फोकस जारी रखा, जिसके फ्रूट्स ऑफ बेनिफिट आज हम सब लोग महसूस कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल 2014 में इस देश में नेशनल हाईवे की लेंथ थी लगभग 96,000 किलोमीटर, विच वॉज अराउंड 2% ऑफ द टोटल रोड नेटवर्क इन इंडिया. देश में जो टोटल रोड नेटवर्क था उस समय 2014 में, जिसमें हर प्रकार की सड़क कवर होती है, चाहे अर्बन सड़क हो, चाहे गांव की सड़क हो, चाहे छोटी सड़क हो, बड़ी सड़क हो, नेशनल हाईवे हो, उन सब की टोटल लेंथ थी लगभग 50 लाख किलोमीटर. उसमें से 96,000 किलोमीटर जो था वो नेशनल हाईवे था, विच वॉज लेस देन 2% ऑफ द टोटल लेंथ. बट दिस 96,000, 2% ऑफ द टोटल लेंथ यूज्ड टू कैरी ऑलमोस्ट 80% ऑफ द ट्रैफिक लोड. तो इतना मिसमैच था. और अब ये 60% बढ़ करके अब वो 96,000 से 1 लाख लगभग 50,000 किलोमीटर की हो गई है. ऑलमोस्ट डबल का टारगेट रखा था. तो मुझे लगता है सरकार ने 2014 में ही माननीय प्रधानमंत्री और सड़क परिवहन मंत्री गडकरी जी ने बहुत क्लियर विजन सबके सामने रखी थी. और अगर दिशा स्पष्ट हो, अगर विजन स्पष्ट हो, तो अचीव किया जा सकता है. मतलब हाईवे सेक्टर से बड़ा इसका कोई उदाहरण नहीं हो सकता. 2014 में जब शुरुआत के 2-3 महीने बाद सरकार ने जब अपना विजन सामने रखा, तो गडकरी जी ने पहले टारगेट रखा था कि हम 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर पर डे सड़क बनाना चाहते हैं, जो सबसे पहला टारगेट रखा था. और मुझे याद है हम सब लोग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनके पास जब मीटिंग करने बैठे थे, तो हमें लगा कि सर ने थोड़ा ओवर एस्टिमेट कर दिया है. लोग थोड़ा पॉलिटिशियंस की जो आदत होती है बढ़ चढ़ कर बोल दिया है. लेकिन बिफोर अ फाइनेंशियल ईयर वाज ओवर, वी वर ऑलमोस्ट देयर. और हमें 25 किलोमीटर का बढ़ाकर 30 किलोमीटर पर डे का टारगेट करना पड़ा. तो वह अचीव हो पाया, क्योंकि दिशा बड़ी स्पष्ट थी. और उस पहले 2-3 महीने में जो रिव्यू मीटिंग्स के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक विजन दिया, उन्होंने विजन दिया कि हमारा नेशनल हाईवे का लेंथ डबल होना चाहिए, फ्रॉम 96,000 और लाख किलोमीटर टू 2 लाख किलोमीटर. और आज 1.5 लाख पे हम ऑलरेडी पहुंच गए हैं जी. दूसरा उन्होंने टारगेट किया था हमारा हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर देश का ये नेशनल हाईवे से कनेक्ट होना चाहिए. तीसरा उन्होंने डायरेक्ट किया था, विजन दिया था, एक टारगेट दिया था कि हमारे जितने बैकवर्ड रीजन्स हैं, चाहे नक्सल अफेक्टेड रीजन्स हो, चाहे बहुत हिली एरियाज हो, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो, अंडमान निकोबार हो, जम्मू कश्मीर के बहुत बॉर्डर एरियाज हो, राजस्थान के बॉर्डर एरियाज हो, ऐसे हमारे जितने बैकवर्ड और दूर दराज के इलाके हैं, वो हमारे नेशनल हाईवे से, खास करके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के जो हमारे एरियाज हैं, वो नेशनल हाईवे से कनेक्ट होना चाहिए. तो आज छत्तीसगढ़ में और पूरे नक्सल अफेक्टेड जो रीजन है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश का और मध्य प्रदेश का, उस पूरे बेल्ट में आज नेशनल हाईवे का पूरा जाल बिछ चुका है. हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हमारा नेशनल हाईवे से आज कनेक्टेड है. जितने टूरिस्ट प्लेसेस है, चाहे रिलीजियस हो, चाहे कल्चरल हो, ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस आज हमारे पूरे देश में कनेक्ट हुए. उसका इम्पैक्ट हम आज देखने लगे. आज चारधाम यात्रा में
पिछले 4 साल में जो लोगों की, यात्रियों की, भाविकों की जाने की संख्या है वो डबल हो चुकी है, क्योंकि हाईवे इतना अच्छा बना है कि कई लोग मजाक में कहते हैं कि हाईवे इतना अच्छा हो गया कि अब ज्यादा जाम लगने लगा वहां पे। तो मुझे लगता है ये सीधा इम्पैक्ट है हमारे और एयरलाइंस और ट्रेन्स पे जो लोड आता था, कहीं ना कहीं एक एयरलाइंस पे लोड आ रहा है, रेलवेज पे लोड आ रहा है, तो वो डिवाइड होकर के अब हाईवेज का नेटवर्क एक बहुत क्रूशियल रोल पिछले 11 सालों में, और एक ऐसा, ये एक जो गेम चेंजर भी आपने बोला वो भी है, और एक इम्पैक्टफुल गवर्नमेंट का एक विजन है जिसको लोगों ने भी, इस चीज़ को एक ऐसा फैक्टर है जिसको मुझे लगता है भारत के लोगों ने बहुत ही वेलकम मूव माना है और इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि रोड और हाईवेज पे काम हुआ है। जो लोग पहले, जैसे हम बात भी कर रहे थे कि रेलवे से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, टिकट्स नहीं कंफर्म हो रहे हैं, एयरलाइंस के फेयर्स बहुत हाई हैं, वो अपनी गाड़ी निकाल करके आम जो सुविधा है, जन सुविधा है, वो बहुत बढ़ी है। उसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ट्रेड और लॉजिस्टिक्स, क्योंकि जैसे कुछ पेरिशेबल आइटम्स हैं, उनकी मूवमेंट ट्रांसपोर्टेशन में करवानी है, रोड खराब है, जो चीज़ जिनकी शेल्फ लाइफ ही 2 दिन या 1 दिन है, तो वो बहुत बड़ा चैलेंज, खासकर डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, तो वो किस तरीके से आपने चैलेंज को ओवरकम किया? देखिए, जब ये नेशनल हाईवे की विजन पॉलिसी बनी भारत सरकार की, उसमें एक बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट था हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट का। अब लॉजिस्टिक्स कॉस्ट क्या होता है, जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज, चाहे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं चाहे इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारे पोर्ट तक उनकी एक्सेसिबिलिटी है। जिस पोर्ट के ऊपर भी वहाँ उनको जो टाइम लगता है शिप में कंटेनर को वहाँ पहुँचना, क्लियरेंस होना, शिप में लोड होना, फिर वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचना, या इंपोर्ट किया हुआ सामान उसमें शिप में से डीबोर्ड होना और उसके बाद में हिंटरलैंड में वो पहुँचना। ये जो सारी प्रोसेस है जिसको हम उसमें लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, जो कि नितिन गडकरी जी ने भी बोला कि प्राइमरी चैलेंज ये लॉजिस्टिक कॉस्ट। तो 2014 में हमारा जो ग्लोबल लॉजिस्टिक कॉस्ट का एवरेज था वो लगभग 12% का था। कुछ बहुत एडवांस इकोनॉमीज जो थी वो 8-10% तक भी अपनी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कॉम्पिटिटिव बना पाई थी, लेकिन इंडिया का एवरेज लॉजिस्टिक्स कॉस्ट लगभग 18% था। तो हमारे बिजनेसेस जो है वो डे 1 से, at the beginning of the businesses, they were 6% at loss. They were non-competitive by 6%. अब ये इतना बड़ा फैक्टर होता है जब आप हमारे देश की गुड्स और सर्विसेज को, हमारे प्रोडक्ट्स को, हम चाहते हैं कि हमारे देश का उद्योग ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बने, हम चाहते हैं वो ग्लोबल प्रोडक्ट से कम्पीट करे, ग्लोबल सर्विसेज से कम्पीट करे, लेकिन अगर उनको 6% ज़्यादा कॉस्ट लग रही होगी तो वो कैसे कम्पीट कर पाएंगे। तो मुझे लगता है एक बड़ा विजन रखा गया था लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को वो कम करने का। और उसके लिए एक पूरा भारतमाला प्रोग्राम जो बना, उस भारतमाला प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट ये था कि जिसमें लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करना। इसलिए सारे पोर्ट्स की इवैक्यूएशन और इजी एक्सेस के लिए पोर्ट लेड सारे डेवलपमेंट की गई, सारे पोर्ट को एक्सेस, नेशनल हाईवे से एक्सेस दिया गया, पोर्ट की इवैक्यूएशन फास्ट हो इसलिए वहाँ स्पेशल इस प्रकार के नेशनल हाईवे की ग्रिड कनेक्टिविटी उसकी बनाई गई। जहाँ जहाँ लगभग 90 लोकेशंस ऐसे थे जहाँ पे हमारे मूवमेंट, जैसे जो कॉरिडोर्स है हमारे बड़े कॉरिडोर्स, चाहे आप दिल्ली कन्याकुमारी कहिए या मुंबई कलकत्ता कहिए, या ऐसे जो बड़े कॉरिडोर्स थे जो पूरे देश को, हमारे कॉरिडोर्स इकोनॉमिक कॉरिडोर्स है, उस पर लगभग 90 जगह पे बॉटल नेक्स थे। किसी शहर में जाम लगता है, कहीं बाईपास नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, ऐसे 90 लोकेशंस को आइडेंटिफाई करके उसके बॉटल नेक्स को दूर किया गया भारतमाला परियोजना में, जिसका इम्पैक्ट ये हुआ कि हमारी गुड्स और सर्विसेज की मूवमेंट है वो बहुत एफिशिएंट हो गई, और आज हम कह सकते हैं कि हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ये ऑलमोस्ट ग्लोबल एवरेज के आसपास आ गई है जी। तो हमारे बिजनेसेस के लिए कॉम्पीट करने के लिए हम ये नहीं कह सकते कि एक आदमी के पैर में 10-12 किलो का वजन बांधो और दूसरे आदमी को बिना वजन के दौड़ाओ, तो नॉन कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशन नहीं करा सकते आप। तो हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हमारे देश के लिए बहुत बड़ा कंपोनेंट प्ले करती है, और इसमें केवल हाईवेज नहीं, उसमें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का एक बहुत बड़ा रोल है, और इसलिए हमारे पोर्ट एफिशिएंट किए गए सागरमाला योजना के तहत, लेकिन उसकी एफिशिएंसी तभी बढ़ सकती है जब उसका इवैक्यूएशन फास्टर होगा। तो वहाँ हाईवे की कनेक्टिविटी बनाई गई, या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से रेलवे की कनेक्टिविटी पोर्ट्स को इम्प्रूव की गई। तो ऐसा मल्टी मॉडल एफर्ट हुआ जिसमें हाईवे ने एक अपना बड़ा रोल प्ले किया, जिसके कारण लॉजिस्टिक्स बहुत कॉम्पिटिटिव हुआ। और केवल उतना नहीं हुआ, तो हाईवे के अराउंड लॉजिस्टिक्स पार्क्स का ग्रोथ हो रहा है, हब एंड स्पोक मॉडल में शहरों के बाहर इस प्रकार के लॉजिस्टिक्स पार्क्स का विकास हो रहा है, जिसके कारण हमारे लॉजिस्टिक्स की एफिशिएंसी बढ़े, हमारे शहर डिकंजेस्ट हो, वहाँ की जो ट्रैफिक जैम चैलेंजेस है उसको दूर किया जाए।
आज हम सब लोग खास करके नोएडा दिल्ली के लोग अनुभव कहते हैं, आज दिल्ली से मेरठ जाना 40 मिनट में पॉसिबल है। बिल्कुल। और हम सब लोग इतने साल से दिल्ली में रह रहे, इट वॉज अनइमेजिनेबल। 80 किलोमीटर के लिए कम से कम 1.5 से 2 घंटा लगता था। मेरठ पहुंचते पहुंचते मुझे याद है सब लोग मोदी नगर में एक बार रुकते थे और शिकंजी पीते थे। आज दिल्ली से निकलने के बाद मेरठ घर पहुंच के ही लोग पानी पीते। इतना एक्सेस उसका इजी हुआ। या ईस्टर्न पेरिफेरल बना दिल्ली के अराउंड, जिसके कारण दिल्ली में आने वाली ट्रकों की 25% संख्या कम हो गई। क्योंकि वो जो पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल उस तरफ से मुंबई की तरफ जाने वाली जितनी ट्रैफिक थी और मेजर गुड्स ट्रैफिक थी, उनको दिल्ली होके जाना पड़ता था, जिसके कारण दिल्ली में कंजेशन होता था, पोल्यूशन होता था, ट्रक ऑपरेटर्स को टाइम ज्यादा लगता था, 3-3, 4-4 घंटा एक्स्ट्रा उनको लगता था। आज वो 25-30 मिनट में या 40 मिनट में ईस्टर्न पेरिफेरी के माध्यम से दिल्ली के बाहर ही बाहर मुंबई की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो मुझे लगता है इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ग्रोथ हुआ, उससे लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी बढ़ी और हमारे बिजनेसेस ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बने। और वैभव जी एक बात बताऊंगी मैं आपको, इंटरस्टेट ये जो मूवमेंट होता है जो प्रोडक्ट्स का, और मैं जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स मैंने बोला अभी साल भर पहले मेरी किसी से चर्चा हो रही थी तो उन्होंने बोला कि जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, पहले हमें दिक्कत होती थी अपने ये जो प्रोडक्ट्स को की मूवमेंट कराने में, क्योंकि हमारा सामान पेरिशेबल सामान होता था, वो खराब हो जाता था प्रोसेस में। लेकिन अब क्योंकि ये एक्सप्रेस वेज बन गए, हाईवेज इतने हमारे अच्छे, मतलब एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, तो जिससे कि हम लोगों को इतनी आसानी हो गई है चीज़ों को एक्सेस कराना। मतलब जहां हमको दो दिन लग जाते थे चीज़ों को एक्सेस करने में, वहां चंद कुछ घंटों में, 8 से 10 घंटों में हमारे पास सामान पहुंच जाता है। मैं आपको 2 उदाहरण बताऊंगा। आपने पेरिशेबल आइटम्स का बिल्कुल सही कहा। जलगांव आप सबने नाम सुना होगा, महाराष्ट्र में केलों के लिए बड़ा प्रसिद्ध जाना जाता है। केले वहाँ के बहुत फेमस है। तो जलगांव से मुंबई का सड़क अच्छा बनने के कारण उनका प्रोडक्ट जो है, केला जो है, वो 7 घंटे में मुंबई के मंडी में पहुंचने लगा और उसके कारण पूरी दुनिया में, देश में डिस्ट्रीब्यूट होने लगा। अब उसकी क्या यूनिकनेस है, अगर केले पे एक काला दाग पड़ता है तो उसकी प्राइस 70% गिर जाती है। इमेजिन करिए कितना बड़ा इम्पैक्ट है लॉजिस्टिक्स का हमारे किसानों पर, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले नेटवर्क पर। दूसरा एक उदाहरण आपको बताता हूँ, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कहाँ कहाँ इम्पैक्ट करती है। जो ट्रक सामान लेकर इधर उधर गुड्स और सर्विसेज का करते हैं, वो ट्रक जब घूमते हैं, दिल्ली से मुंबई जाते हैं, मुंबई से चेन्नई जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, तो उनका पर किलोमीटर टायर का बर्नआउट होता है। उसकी एक कॉस्ट है पर किलोमीटर, क्योंकि टायर घिसेगा तो बर्नआउट होगा। तो 2014 में मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था, ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन की, लॉरी ऑपरेटर्स वालों की, तो वहां उन्होंने मुझे ये डेटा बताया कि 2014-15 में उनका 26 पैसा पर किलोमीटर टायर बर्नआउट कॉस्ट था, जो आज गिरकर 16 पैसा हो गया है। टायर बर्न पर किलोमीटर बिकॉज ऑफ द यूसेज जी। वो कॉस्ट उनका एफिशिएंसी ऑफ रोड बढ़ने के कारण इतना कम हो गया है। अगर उनका कॉस्ट कम हुआ तो गुड्स और सर्विसेज ले जाने की उनकी कॉस्ट कम हुई, वो उनकी कम हो गई तो हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगी। तो ऐसे छोटे छोटे मुद्दों से लॉजिस्टिक्स कॉस्ट का इम्पैक्ट आता है, जो हमें रूटीन नजर में शायद पता भी नहीं चलता, और लेमैन को पता भी नहीं चलेगा कभी भी। जब तक हम इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे तो लेमैन को पता नहीं चलेगा कि लॉजिस्टिक्स में कौन कौन से कॉस्ट जुड़े हुए होते हैं जो उसको बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। अच्छा, आपने नेशनल हाईवे नेटवर्क की जब बात की तो आपने बोला कि जितने भी नक्सल अफेक्टेड एरियाज हैं उनको भी हाईवे से कनेक्ट करने की कोशिश की। ऐसे में एक लैंड क्लियरेंस, लैंड एक्विजिशन और एनवायरनमेंट क्लियरेंस, एक दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो टाइम एंड अगेन गवर्नमेंट के सामने एक चैलेंज बन जाता है। अभी भी एक ऐसा मुद्दा अभी चल रहा है कि किस तरीके से आगे प्रोसीड करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट उस एस्पेक्ट पे कैसे काम करती है और ये कितना बड़ा चैलेंज है। देखिए, पिछले 11 साल में क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू मोदी गवर्नमेंट फॉर देयर एफिशिएंसी इन लैंड एक्विजिशन एंड एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, 2014 से पहले भी सरकार वही थी, 2014 से पहले भी इंजीनियर्स वही थे, 2014 से पहले भी सब सिस्टम्स वही थी। 2014 में कोई रॉकेट साइंस तो नहीं चेंज हुआ है। 2014 में चेंज क्या हुआ है, तो एक तो गवर्नमेंट का रिजॉल्व चेंज हुआ, गवर्नमेंट की कमिटमेंट टू गेट थिंग्स डन चेंज हुआ, और लीडरशिप का अप्रोच चेंज हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको 2 उदाहरण बताता हूँ। लैंड एक्विजिशन का जब ये इशू 2014 से ही चल रहा था, तो लैंड एक्विजिशन एक्ट सरकार ने अडॉप्ट करके हायर कॉम्पेंसेशन को तुरंत एक्सेप्ट किया, क्योंकि सरकार ने प्रैक्टिकल होने की आवश्यकता है। हम
जब सड़क बनाते हैं या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, रेलवे बनाते हैं, एयरपोर्ट बनाते हैं, तो जहाँ कोई एक किसान रह रहा है या कोई एक इस देश का नागरिक रह रहा है जिसकी लैंड हम एक्वायर कर रहे हैं, वहाँ कोई उसका कोई कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट होगा, कोई चाय की दुकान चल रही होगी, होटल चल रहा होगा, खेत में वो अपना खेती कर रहा होगा, उसके लिए वो लैंड एक्वायर करने के बाद एक नई जगह जीवन शुरू करना, ये शून्य से जीवन शुरू करने वाली बात है। हम चाहे उसको जितना पैसा दे दें। तो इस रियलिटी को सरकार ने समझ के लैंड एक्विजिशन के कॉम्पेंसेशन को सरकार ने बहुत रियलिस्टिक किया। तो ग्रामीण इलाके में किसान को 4 टाइम्स कॉम्पेंसेशन मिलने लगा और शहरी इलाकों में 2 गुना कॉम्पेंसेशन मिलने लगा। साथ ही साथ सरकार ने क्या किया कि इस कॉम्पेंसेशन की जो कीमत तय करनी होती है, उसमें सरकार के वहाँ के रेट या लेटेस्ट रजिस्ट्री का रेट, अच्छा, उसका मीन निकाला गया जी। और उसके आधार पर मार्केट रेट पे सरकार ने किसानों को मुआवजा दिया, जिसका सीधा इम्पैक्ट ये हुआ कि किसान बढ़ चढ़कर आगे आकर अपनी जमीन इस प्रकार के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए देने लगे। तो एक तो ये सबसे बड़ा बदल आया। दूसरा, चाहे एनवायरमेंट क्लियरेंस हो या बाकी इंटर डिपार्टमेंटल क्लियरेंस हो, देखिए सरकार में हमेशा 2 डिपार्टमेंट आपस में बात ही नहीं करते, केवल 2 डिपार्टमेंट एक दूसरे को पत्र लिखते रहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कैसी चीजें अटकती है सरकार में। कहीं भी अगर नेशनल हाईवे बनता है और रेलवे को क्रॉस कर रहा है नेशनल हाईवे, तो उस पर ब्रिज बनाना पड़ता है, या अगर हाईवे है और उसके बाद रेलवे क्रॉस कर रही है तो रेलवे को ब्रिज बनाना पड़ता है। तो जहां कहीं रेलवे लाइन पहले से बिछी होती है और नेशनल हाईवे उस रेलवे लाइन को क्रॉस करता है, तो वहां नेशनल हाईवे ने रेलवे ओवरब्रिज या रेलवे अंडरब्रिज, अंडरपास बनाना एक्सपेक्टेड होता है, और जहाँ हाईवे को रेलवे लाइन क्रॉस करती है वहाँ रेलवे ने बनाना क्रॉस करता है। तो ऐसा कोई भी ब्रिज अगर हाईवे रेलवे पे बनाता है तो उसकी परमिशन रेलवे से लेनी पड़ती है। और 2014 तक ये प्रोसेस थी कि वहाँ ब्रिज बनाने के लिए पिलर डालना पड़ेगा, तो वो रेलवे के लैंड पे पिलर डालने के लिए रेलवे विल चार्ज सम अमाउंट टू दी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। सिमिलरली उसके बाद हाईवे वो ब्रिज के मेंटेनेंस के लिए रेलवे विल चार्ज समथिंग, फॉर समथिंग हाईवे विल चार्ज टू रेलवे। ऐसे दोनों एक दूसरे को चार्ज करते थे और उसमें इतने सारे प्रोजेक्ट अटके पड़े हुए थे, साल लग जाते थे, 7 8 साल लगता था एक ब्रिज का परमिशन आने के लिए, और उसके बाद वो ब्रिज बनना शुरू होता था। उसमें भी रेलवे से फिर मेगा ब्लॉक लेना पड़ता था काम करने के लिए। तो ऐसे कई प्रकार की समस्या थी, तो बहुत डिले होता था। और एक ब्रिज तो ऐसा था जिसको 17 साल लगे थे, गडकरी जी के नागपुर का एक ब्रिज था, रेलवे ब्रिज, जिसको 17 साल लगे थे। उस ब्रिज तो वो ऐसे भी गडकरी जी जब मंत्री बनकर आए तो उनके दिमाग में वो घुसा हुआ था कि ये बहुत डिले हो रहा है, क्यों डिले हो रहा है। तो हमने रेलवे की प्रोसेस को थोड़ा स्टडी करने की कोशिश की, तो हमें पता चला कि एक ब्रिज की परमिशन की जो फाइल है वो रेलवे डिपार्टमेंट में 19 टेबल पे जाती है। 19 टेबल पे, और हर अधिकारी उस पे अपना ज्ञान लिखता है, अपना कमेंट देता है और सब होता है। और दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे को पैसा चार्ज कर रहे हैं, इसका इतना उसका इतना, और दोनों एक दूसरे को चिट्ठी लिख रहे हैं और दोनों केवल कागज बढ़ा रहे हैं, और दोनों एक दूसरे से को ना पैसे देते थे, ना अप्रूवल आता था, ना काम होता था। तो हमने इनिशिएट करके, मुझे याद है उस समय सुरेश प्रभु जी रेल मंत्री थे, उनसे बात करके और उनके अधिकारियों से बात करके हमने 2 मंत्रालयों के बीच में एक MOU साइन किया। और उस MOU में हमने कहा कि आज के बाद जहां पहले से रेलवे लाइन है और उसके बाद अगर हाईवे जा रहा है, तो हाईवे विल बिल्ड अ ब्रिज एट इट्स ओन कॉस्ट, इट विल नॉट आस्क फॉर एनी मनी फ्रॉम रेलवे। सिमिलरली, if highway is already there and railway is crossing after, then railway will build a bridge, it will not ask for any financial support from highway ministry। तो डेफिनेशन हो गई, क्लियर हो गया रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मगर ये इतना सिंपल सोल्यूशन था वैभव जी, तो पहले क्यों हुआ नहीं था जी। इसलिए मैंने कहा सिस्टम वही होती है, लोग बदलाव लाते हैं। फिर उसके बाद हमने ये तय किया, हमने रेलवे से रिक्वेस्ट किया कि इस सारी अप्रूवल प्रोसेस को हम ऑनलाइन करें। तो हमने एक पोर्टल बनाया जॉइंटली, और रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री विल अप्लाई टू दैट पोर्टल फॉर अप्रूवल। फिर हमने रेलवे से रिक्वेस्ट किया कि आप ब्रिज के जो डिजाइन है, स्ट्रक्चरल डिजाइन जिसको कहते हैं, वो स्टैंडर्डाइज करिए। तो रेलवे ने 3-4 प्रकार के डिजाइन स्टैंडर्ड किए, और हमने हाईवे में सबको कहा कि भाई आपको यही डिजाइन यूज करना है, अनलेस एंड अनटिल साइट स्पेसिफिक किसी जगह पर कोई चेंजेस करना पड़े, तो आप अगर स्टैंडर्ड डिजाइन यूज कर रहे हैं तो अप्रूवल विल बी ऑटो मोड, और अगर आपको साइट स्पेसिफिक कुछ चेंज करना पड़े तो ही केवल रेलवे अलग से अप्रूवल देगा। इस सारे प्रोसेस के कारण 1 साल में हमें 76 ब्रिजेस के परमिशन मिले। जहां एक ब्रिज के लिए 7-7 साल लगता था, वहां 1 साल में 76 ब्रिजेस की परमिशन मिली। सिमिलरली एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस की ऐसे कई सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। तो
प्रधानमंत्री जी ने गडकरी जी के अध्यक्षता में एक इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप बनाया, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित इंटर मिनिस्ट्रियल जो इश्यूज होते हैं उसमें कंसर्न मंत्रालय के मंत्री भी बुलाए जाते थे और गडकरी जी उस इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप को चेयर करते थे। तो हम एजेंडा बनाकर इंटर मिनिस्ट्रियल इश्यूज को वहाँ लाते थे और वहाँ इश्यूज को रिजॉल्व करते थे। हर महीने उसकी मीटिंग होती थी, तो इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन के कारण इशू रिजॉल्व होते थे। तो ये जो सरकार में कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन चाहिए होता है, वो ही अगर आप ठीक से एस्टेब्लिश करो तो चीज़ें फास्ट हो सकती है। तो इसलिए मैंने बार बार जो कह रहा हूँ कि इट इज़ मेन हु मेक्स क्वालिटी नॉट मशीन। तो लीडरशिप का अप्रोच से बहुत सी चीज़ों में बदलाव आता है और वो मेजर बदलाव आया। इसलिए कोऑर्डिनेशन विद इन डिपार्टमेंट्स, कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोएक्टिवनेस, चीफ मिनिस्टर्स को लिखना, चीफ मिनिस्टर्स को रिक्वेस्ट करना। जैसे फॉर एग्जांपल एनएचआई और मंत्रालय ने कई जगह पे लैंड एक्विजिशन को फास्ट करने के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट के रिटायर्ड लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे रखा कुछ दिनों के लिए। ये छोटी छोटी बातें होती है जो एक्सपर्टाइट करती है। अब वहां कोई ना कोई पटवारी होगा जिसको सारी जानकारी होगी, अब उसको कॉन्ट्रैक्ट पे रखिए तो आपके काम वो फास्ट करेगा, फास्ट हो जाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी बातों ये खाली रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज मंत्रालय में, ये सब जगह रेलवे में भी देखा गया, ये मेट्रो में भी देखा गया, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स में देखा गया कि जो अपने एक्सपर्टीज के साथ जो रिटायर्ड लोग हैं उनको इन्वॉल्व करने से प्रोसेस बहुत तेजी से एम्प्लीफाई हो जाता है। इफ यू आस्क मी, द सिंगल बिगेस्ट रीजन व्हाई दिस गवर्नमेंट कुड परफॉर्म वेल ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, इट हैज चेंज्ड द वर्क कल्चर, it has changed the approach of the leadership, it has changed the approach of the government, and just because change in the approach, change in the work culture, the results are phenomenal. वैभव जी, जो जिस स्पेस में एक्सप्रेस वे का कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है ट्रैवल टाइम को, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल टाइम को कम करने में। आपने दिल्ली मेरठ की बात करी, दिल्ली देहरादून अभी स्टार्ट हुआ है, फिर चेन्नई सूरत एक्सप्रेस वे जिसको कहा जा रहा है कि वन ऑफ द बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऑफ द NHAI विच इज़ स्टिल अंडर द प्रोग्रेस, अभी उस पर काम चल रहा है। ऐसे में एक्सप्रेस वे के अगर मैं इम्पैक्ट के बारे में बात करूँ भारत की सस्टेनेबल ग्रोथ और इकोनॉमी पे, तो कितना बड़ा योगदान आप एक्सप्रेस वेज को मानते हैं? नहीं, बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, भारतमाला परियोजना की जब पूरी कल्पना हो रही थी उस समय एक्सप्रेसवे के मेजर कंपोनेंट्स में उसको इंक्लूड किया गया था। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपने देखा होगा हमारे देश में जहाँ भी हाईवे बना है, इतना तेजी से अर्बनाइजेशन हमारे देश में हो रहा है कि जहाँ भी हाईवे बना है, बाईपास बने हैं, वो उसके अराउंड ग्रोथ होना शुरू हो गई है। तो हमें अगर एक हाई स्पीड से एफिशिएंटली गुड्स एंड सर्विसेज और लोगों को अगर मोबिलाइज करना है, फ्रॉम ट्रांसपोर्ट टू मोबिलिटी की तरफ अगर जाना है, तो हमें एक्सेस कंट्रोल अच्छे एक्सप्रेसवे बनाए बगैर हमें हाई स्पीड मूवमेंट मिलना मुश्किल है। और इसलिए ग्रीन कॉरिडोर्स बनाए गए, क्योंकि उसका एक फैक्टर ये भी था कि जो एग्जिस्टिंग रोड थे उसको एक्सपांड करने में लैंड एक्विजिशन, लोगों की चैलेंजेस वो भी बड़े थे। तो हमने एफिशिएंसी लाने के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे सरकार ने बनाए। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का जो अलाइनमेंट बने वो एज द क्रो फ्लाई, तो ऑलमोस्ट मैप पे स्ट्रेट लाइन की तरह वो बनने लगे। उसके कारण इंजीनियरिंग एफिशिएंसी आई, उसके कारण अलाइनमेंट की एफिशिएंसी आई, और एक मेजर एक्सप्रेसवे कॉरिडोर बनने के कारण आपने दुनिया भर में देखा होगा कि एक मेजर एक्सप्रेसवे कॉरिडोर होता है और जिसको बड़े बड़े शहरों को फिर स्पर्स के माध्यम से जोड़ा जाता है। उसी मॉडल को अडॉप्ट किया गया। तो ये जैसे आपने सूरत चेन्नई की कहा, वो सूरत चेन्नई केवल एक एडिशनल एक्सप्रेसवे नहीं है, वो एक ऐसा कॉरिडोर है जिसके कारण हमारा जो पूरा वेस्टर्न और नॉर्दर्न रीजन जो डाउन साउथ कनेक्ट होता है उसके लिए एक पैरेलल नेटवर्क हमारा बन रहा है, जिसके कारण हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, जिसके कारण चेन्नई की कनेक्टिविटी और टाइम इंप्रूव होगा। जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे अब लगभग 90% पूरा है, तो जहां 24 घंटा पहले लगता था, 26 घंटा पहले लगता था, वहां 12 घंटे में आज दिल्ली से मुंबई लोग पहुंच पाएंगे। तो वो एफिशिएंसी आती है उसके कारण। इसी दिल्ली मुंबई पे जब 24 घंटा ट्रक चलता था तो 12 टोल प्लाजास पर 120 मिनट उसको रुकना पड़ता था। आज वही काम उसका 15 सेकंड और 20 सेकंड में एक टोल प्लाजा पे पूरा होता है। उससे एफिशिएंसी आती है। उससे केवल ट्रक की और लॉजिस्टिक्स की एफिशिएंसी नहीं, तो हमारे ट्रक ऑपरेटर्स है, उनका पेन कितना कम हुआ, उनका स्ट्रेस कितना कम हुआ, उनकी एफिशिएंसी आई, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, उनको अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए ज्यादा समय मिल रहा है। तो मुझे लगता है ये ओवरऑल सोसाइटी पे और इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट।
अगर मैं आपको सक्सेस के बारे में पूछूं भारतमाला परियोजना के, तो आप इसकी सक्सेस को किस तरीके से असेस करेंगे, देखेंगे या रेट करते हैं? देखिए, एक बात जो हम कर रहे थे इसके पहले कि कैसे इतना बदलाव आया, उस बदलाव आने में एक बड़ा रोल रहा है जो प्रोग्रामेटिक अप्रोच भारत सरकार ने लिया। देखिए, इस देश में हाईवे का एक जो सबसे बड़ा पहला ग्रोथ हुआ था वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में हुआ था, जब नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम बना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बना, स्वर्णिम चतुर्भुज, और वो भी एक प्रोग्रामेटिक अप्रोच था। सरकार ने एक प्रोग्राम तय किया। भारतमाला परियोजना एक 22,000 किलोमीटर का सरकार ने प्रोग्राम तय किया। उसके लिए सरकार ने पूरी उसकी फाइनेंशियल और टेक्निकल एनालिसिस करके कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया। उसके लिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किया, एनएचआई को और मंत्रालय को विशेष अधिकार दिया गया, जिसके कारण एफिशिएंसी आई। देखिए, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जो डिले होता है वो डिले इन डिसीजन मेकिंग या नॉट टेकिंग डिसीजन एट अ राइट टाइम, ट्रू, ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है, जिसके कारण डिले होता है, जिसके कारण कॉस्ट एस्केलेशन होता है, जिसके कारण हमें कॉस्ट बढ़ जाती है, कई प्रकार की समस्याएं आती है। तो भारतमाला परियोजना इसकी जो सबसे बड़ी सफलता है वो है प्रोग्रामेटिक अप्रोच। सरकार ने एक पूरा 5 साल का प्रोग्राम, एक विजन अप्रूव किया, और जिसके कारण टारगेट सेट हुए। आज हम कॉर्पोरेट भाषा में जब बोलते हैं तो जब तक आप साल का टारगेट सेट नहीं करेंगे, 3 साल का टारगेट सेट नहीं करेंगे, एफिशिएंसी कैसे आएगी? तो भारतमाला परियोजना में वो 5 साल का एक बड़ा विजन, बड़ा पिक्चर सरकार ने देखकर उसको अप्रूव किया, उस प्रोग्राम को, और उसके माध्यम से आज लगभग 7 साल में हमने 22,000 किलोमीटर का भारतमाला वन परियोजना पूरा हो चुका है, जिसके कारण चाहे एक्सप्रेसवे हो, चाहे बाकी एफिशिएंसी हो, उसका इम्पैक्ट आया। फिर इम्प्लीमेंटेशन के नए नए मॉडल्स को ढूंढा गया, फंड रेज करने के लिए आउट ऑफ बॉक्स कई सारे सॉल्यूशन निकाले गए। ये सारा क्यों बना? क्योंकि एक सरकार ने लार्जर विजन रख के एक प्रोग्रामेटिक अप्रोच लेके एक पूरा का पूरा प्रोग्राम अप्रूव किया। नहीं तो बिट्स एंड पीसेस में काम हो सकते थे, लेकिन बिट्स एंड पीसेस के काम हमेशा बिट्स एंड पीसेस के रहते हैं। जब तक आप एक बड़ी विजन लेकर काम ना करो तब तक काम बड़ा नहीं होता है, और भारतमाला परियोजना वो बड़ी विजन का काम था। एक बहुत बड़ा विजन जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का था है गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, जिसके बारे में भी बहुत जगह पे 16 मंत्रालय इस गति शक्ति पूरे प्लान के अंडर में आते हैं, जिसमें अलग अलग सिनर्जी, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेकर के सिनर्जी, चाहे रोड हो, रेलवेज हो, पोर्ट्स हो, इन सबको एक टेबल पर लेकर के आना और एक सक्सेस की ओर या एक इकोनॉमी को एक गेम चेंजर की तरह इवॉल्व करने की कोशिश करें। क्योंकि हम 2047 की बात करें, विकसित भारत की बात करें, मैं डेवलप्ड इंडिया की बात करी थी अभी मैंने शो के स्टार्टिंग में, कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल रहेगा, होने वाला है, और एक ऑब्वियसली एक ऐसा तो एक कैटलिस्ट की तरह काम किया है। ऐसे में गति शक्ति मिशन जो है, ये मास्टर प्लान है, इसने कितना एक एफिशिएंट रोल प्ले किया है, और इसमें क्या चैलेंजेस है? क्योंकि 16 मंत्रालयों को एक ही पेज पे लेकर के आना, काम कराना। नहीं, मुझे लगता है बिल्कुल जैसे मैंने कहा, एक लार्जर विजन का ये पार्ट है। नाउ द नेक्स्ट फेज ऑफ डेवलपमेंट विल हैव टू बी मल्टी मॉडल एंड वेल कोऑर्डिनेटेड और एफर्ट्स। देखिए, हम रूटीन में अपने जीवन में देखते हैं, हमारे घर के पास का कोई रोड बनता है और 2-4 दिन बाद आके कोई सड़क खोद के उसमें से केबल डालता है, या पाइपलाइन डालता है, या वाटर की पाइपलाइन डालता है। व्हाट इज दिस? ये सिंपल नॉन कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन 3 डिपार्टमेंट्स है, इंटर डिपार्टमेंट। तो जब हम देश का विचार कर रहे हैं तो उसमें तो उतना ही आवश्यकता है। कहीं हम हाईवे बना रहे हैं, पता चला उसके बाद हमें वहाँ रेलवे बनानी है। तो ये जो बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट है, वो हमारी प्लानिंग से लेकर इम्प्लीमेंटेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, और कॉस्ट भी कम करता है। मैं जैसे उदाहरण के लिए बताता हूँ, अब कई जगह पे नेशनल हाईवे ने जो नागपुर में और भी कई जगह पे नेशनल हाईवे ने फ्लाईओवर बनाया था, वहां पे मेट्रो बननी थी, तो एक पिलर पे फ्लाईओवर और मेट्रो बनाई गई। तो नीचे सड़क है, फर्स्ट फ्लोर पे फ्लाईओवर है और सेकंड फ्लोर पे मेट्रो है, एक पिलर पे बनाया गया। अब ये जो कोऑर्डिनेशन और इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन हुआ, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? हमारी कॉस्ट कम हुई। एक ब्रिज तो नागपुर में ऐसा है कि जहां नीचे रेलवे जाती है, उसके ऊपर सड़क है, उसके ऊपर मेट्रो है, ऐसे 3 लेयर की एक ही पिलर पे बना है।
तो ये जो एफिशिएंसी है ये तभी आ सकती है जब इंटर डिपार्टमेंटल प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो। और मुझे लगता है पीएम गति शक्ति की जो कल्पना है, परिकल्पना जो माननीय प्रधानमंत्री ने की है, वो इसी दिशा में की है। और जो हम पहले लॉजिस्टिक्स कॉस्ट की बात कर रहे थे, उसमें भी मल्टी मॉडल का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे वाराणसी में गंगा पे एक छोटा पोर्ट बनाया गया ताकि हमारी गुड्स और सर्विसेज गंगा की तरफ से जाए। वो इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि हमारे पास केवल गंगा है इसलिए उसको यूज करना है, बट अगर हम सड़क से अगर गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो अगर हमारा 1.5 रुपया पर किलोमीटर खर्चा है तो रेलवे में वो खर्चा हमारा आ जाता है 70-80 पैसे पे, और अगर हम वाटर ट्रांसपोर्ट से यूज करते हैं तो वो हमारा पैसा खर्चा आ जाता है 30-35 पैसे पे। तो जब तक हम मल्टी मॉडल नहीं करेंगे तब तक हमारी कॉस्ट एफिशिएंसी नहीं आएगी, हमारी टाइम एफिशिएंसी नहीं आएगी, हमारी सस्टेनेबिलिटी का भी हमें सोचना होगा, पोल्यूशन के बारे में भी सोचना होगा। तो इन सब एस्पेक्ट के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच की आवश्यकता थी, और मुझे लगता है पीएम गति शक्ति वो होलिस्टिक अप्रोच देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को देता है। इसमें चैलेंजेस क्या रहे? क्योंकि आपने बोला मल्टी मॉडल अगर हम एजेंसीज को इन्वॉल्व करते हैं तो ऑब्वियसली इसमें चैलेंजेस भी रहे होंगे और अपने अपने कंसर्न्स भी रहे होंगे, तो उनको कैसे टैकल? देखिए, चैलेंजेस रहेंगे, 4 अलग अलग डिपार्टमेंट मिलकर काम करना ये अपने आप में चैलेंजेस होंगे, लेकिन अगर लार्जर विजन ठीक है और इफ देयर इज अ कांस्टेंट पुश एंड मॉनिटरिंग फ्रॉम द टॉप, तो मुझे लगता है ये चैलेंजेस को एड्रेस करना आसान है, क्योंकि अगर एक लार्जर विजन पे हर कोई काम कर रहा है तो। और मुझे लगता है पीएम गति शक्ति प्रोग्राम के तहत वो जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे सबको लाना है, सारे डिपार्टमेंट्स को लाना है, उनकी थॉट प्रोसेस को लाना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ हाईवे बन रहा है वहाँ हमारा कम्युनिकेशन कॉरिडोर उसमें से जा सकता है, हमारे केबल्स जाने के लिए एक डक्ट बन सकता है जिसके माध्यम से पैरेलली इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो सकता है, नहीं तो हम बाद में एक केबल डालने के लिए सड़क खोदते हैं। जैसे आप अगर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे सेक्टर 62 के पास अगर आप गए होंगे तो वहाँ आपने देखा होगा वहाँ एक पिलर बीच में सड़क में डाला हुआ है, वो पिलर मेट्रो का है। मेट्रो आने वाले दिनों में उस रोड को क्रॉस करके जाने वाली है, लेकिन हाईवे बनाते समय मेट्रो से कोऑर्डिनेट करते हुए उस पिलर को डाला गया ताकि आने वाले दिनों में सड़क को फिर तोड़ना ना पड़े। सिमिलरली जब ये मेरठ एक्सप्रेसवे बन रहा था तो मुझे गांव का एग्जैक्ट नाम याद नहीं, शायद लाल कुआं या ऐसा कोई जगह है, वहां पे वाटर पीने के पानी की पाइपलाइन यूपी सरकार को डालनी थी, लेकिन उनकी योजना में उसको भी 3-4 साल बाकी थे, तो एनएचआई ने उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके कॉस्ट को शेयर करके वो पाइपलाइन को पहले डाला। ये जो कोऑर्डिनेशन है ये मुझे लगता है पीएम गति शक्ति की स्पिरिट ये है, और क्योंकि इट इज बीइंग ड्रिवन फ्रॉम द टॉप, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट सब जगह मिल रहा है। चैलेंजेस तो हमेशा रहेंगे, चैलेंजेस भी रहेंगे। अच्छा वैभव जी, अभी फिलहाल ये भी बहुत सारी जो हम बात भी कर रहे थे कि लैंड एक्विजिशन के बारे में भी एक जो मेरा सवाल था, मैंने तभी लेना था, मेरे मन में अब आ रहा है कि जब ये लैंड एक्विजिशन होता है, ऐसे कई सारे केसेस, जैसे मैंने आपसे बोला भी, डिस्प्लेस करना लोगों को कॉरिडोर बनाने के टाइम पे, अभी भी एक बहुत बड़ा इशू ये चल रहा है कि लोग, एक पब्लिक आउटरीच है कि हमारे घर तोड़ दिए जाएंगे। तो ये चैलेंज या इस चीज़ को कैसे एड्रेस करना चाहिए, या आने वाले टाइम में सरकार की क्या अप्रोच है, गवर्नमेंट की क्या अप्रोच है? आपका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के इतना बड़ा थिंक टैंक है बिल्ड इंडिया, जिसको लेकर के बहुत सारे सेमिनार्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, आप इन्हीं चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं कि किस तरीके से सस्टेनेबल तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाए। तो ये कितना बड़ा चैलेंज है इस तरीके से कि कॉरिडोर के लैंड को एक्वायर करना उन लोगों से जो देने के लिए अपना लैंड तैयार नहीं है, अपना घर तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लगता है इसमें मेरा जो अनुभव है पिछले 10-11 साल का, उसमें लोग लैंड देने के लिए कई बार तैयार रहते हैं। जो लैंड एक्विजिशन की जो प्रोसेस है और उसमें जो उन्हें कॉम्पेंसेशन मिलना है, कई बार उसके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस के डिलेस के कारण लोग त्रस्त होते हैं, और वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसके लैंड एक्विजिशन के स्पिरिट को नुकसान करता है। निश्चित रूप से कहीं भी अगर लैंड एक्विजिशन होती है तो जिसके कारण लोग डिस्प्लेस होते हैं तो उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होता है, और इसलिए सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे मंत्रालयों को कोशिश ये करनी चाहिए कि ब्राउनफील्ड ग्रोथ में जाने के बजाय ग्रीनफील्ड ग्रोथ में जाना चाहिए। जैसे एक्सप्रेसवे भी ग्रीनफील्ड बनाए तो वहाँ लोगों का डिस्प्लेसमेंट कम हुआ। ऑफ कोर्स किसान की खेती की जमीन हमें लेनी पड़ी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कम हुआ, उनके रोजगार नहीं इफेक्ट नहीं पड़ा जी। साथ ही साथ नए नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे जो इस प्रकार के डिस्प्लेस लोगों को नए रोजगार के
अवसर प्रदान करने के लिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल हाईवे बन रहा है, वहाँ वे साइड एमिनिटी बन रहा है, वहाँ लोकल प्रोडक्ट्स और लोकल सर्विसेज के लिए कोई जगह रिजर्व हो सकती है, जहाँ लोग अपने लोकल फ्रूट्स, वेजिटेबल, लोकल हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम उसको डिस्प्ले करने और सेल के लिए कोई जगह बन सकती है। जगह जगह पे वे साइड एमिनिटी बनती है, जहाँ पेट्रोल पंप होता है, रेस्टोरेंट्स होती है, खाने की जगह होती है, वहाँ एक 3-4 स्टोर्स या कॉर्नर उनके लिए भी बन सकता है, जिससे वहाँ के डिस्प्लेस लोगों के लिए उस ग्रोथ का उनको पार्टनर अल्टीमेटली हमें बनाना पड़ेगा। तो वो कंपेंसेशन भी उनको अच्छा देना होगा और उनके रोजगार की जो शायद उनकी सुविधाएं है, अवसर है, उसको बढ़ाने में भी हमने प्रयास करना पड़ेगा और एडमिनिस्ट्रेटिवली एफिशिएंटली इन चीज़ों को हमें करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ ये एफिशिएंटली हुआ है, जहाँ जहाँ ये टॉप से मॉनिटर होकर एफिशिएंटली हुआ है, वहाँ विरोध कम हुआ है। तो मेरा अनुभव ये है कि विरोध लोगों का लैंड एक्विजिशन में नहीं होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के कारण उनको बहुत इधर उधर भागना पड़ता है, लोकल स्तर पर जो परेशानियां होती है लोकल पटवारी और तहसीलदार लेवल पे, उससे उनको परेशानी होती है, सही परेशानी। और दूसरा हम ये जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान कर रहे हैं या जो भी ग्रोथ प्लान कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं स्थानिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर कैसे बनेंगे, इस पर सोचने की आवश्यकता है। जैसे हाईवे में लगभग 1 लाख लोगों का स्किल ट्रेनिंग किया गया जगह जगह पे, जहां वहीं के लोग काम में आए हाईवे बनाने में। तो इस प्रकार की रोजगार की अवसर प्रदान करना, या जैसे प्लांटेशन का काम था, वो लोकल लोगों को ज्यादा इसमें इन्वॉल्व किया गया। ऐसे कई प्रकार के काम हो सकते हैं जो इस प्रकार के ग्रोथ में वहां के लोकल लोगों को रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं उनके लिए। तो मुझे लगता है वो भी एक बड़ा एस्पेक्ट है जिसकी तरफ सरकार ने लगातार ध्यान देने की आवश्यकता है। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी वजह से एक एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट भी ऑफ लेट डेवलप हुए कि हमारे घर टूट जाएंगे, ये कॉरिडोर क्यों बन रहा है, ये एक्सप्रेसवे क्यों आ रहा है। बट आई थिंक जो आपने बात कही है कि एक अवसर, रोज़गार के अवसर प्रोवाइड करने के साथ साथ एक अप्रोच होनी बहुत ज़रूरी है इस पूरे मैटर को एड्रेस करने के लिए। प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का पिछले 11 सालों में कितना बड़ा रोल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, और क्या जो आपने एक्सपेक्ट किया था कि जिस स्पेस पे इन्वेस्टमेंट आएगा, क्या उस स्पेस में इन्वेस्टमेंट आया इंफ्रास्ट्रक्चर में? देखिए, पिछले 11 साल में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ हुआ, आपको जानकर बहुत आनंद होगा, सबको, हम सब भारतीयों को आनंद होगा। पिछले 11 साल में हमारा सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हमारे देश की कंपनियों ने किया। एक भी विदेशी कंपनी हमारे देश के कंपनियों के साथ compete नहीं कर पाई। हमारे सारे टेंडर ग्लोबल होते हैं। देश में जितने इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होते हैं उसमें ग्लोबल टेंडर्स आते हैं, लेकिन हमारे इंडियन कंपनीज ने compete करके ग्लोबल कंपनीज से ज़्यादा काम किया 11 सालों में। पिछले 11 सालों में एक भी विदेशी कंपनी को काम नहीं मिला। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए सेटिस्फैक्शन की बात है कि हमारे देश की इंडियन कंपनीज की कैपेबिलिटीज बढ़ रही है। जैसे मैं छोटे छोटे 2-3 उदाहरण आपको दूंगा। पिछले 11 साल में लगभग 10 से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी कंपनीज है जो लिस्ट हुई है स्टॉक एक्सचेंज पे। अच्छा। 500 नए कॉन्ट्रैक्टर्स बने हैं। जैसे लद्दाख में सड़कें बननी थी, और लद्दाख में सड़कें बनने के लिए लोकल कॉन्ट्रैक्टर नेशनल हाईवे बनाने के लिए क्वालिफाई नहीं होते थे, क्योंकि उन्होंने कभी नेशनल हाईवे बनाया ही नहीं जी। तो वहाँ पे कई सारे स्पेशल ट्रेनिंग किए गए, वर्कशॉप्स किए गए, और उनके लिए लद्दाख के कुछ सड़कों के लिए क्वालिफिकेशन को उनके अनुरूप रैशनलाइज किया गया शुरुआत के 1-2 प्रोजेक्ट्स में। और जब उनको 1-2 काम मिले और उसके कारण उनका इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो वहाँ के लोगों की कैपेसिटी बिल्ड हुई। तो पूरे देश में 500 से ज़्यादा नई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज खड़ी हुई देश में, और उसके कारण हमारे देश की कैपेबिलिटी बढ़ी। आज चिनाब ब्रिज हमारे देश में रिसेंटली माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, या जम्मू कश्मीर में कई सारे टनल बन रहे हैं, सारे इंडियन कंपनीज बना रहे हैं, सारे इंडियन इंजीनियर्स बना रहे हैं। तो हमारे देश के गौरव की बात है ये जो नए मॉडर्न मार्वल्स ऑफ इंजीनियरिंग बन रहे हैं इस देश में, या जिसको मॉडर्न मॉन्यूमेंट्स बन रहे हैं इस देश में, चाहे वो ब्रिजेस बन रहे हैं, चाहे टनल्स बन रहे हैं, वो सारे के सारे हमारे देश के इंजीनियर्स ने, हमारे देश की कंपनियों ने बनाए। मुझे लगता है इससे बड़ा सेटिस्फाइंग फैक्टर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उसके कारण हमारे देश की कैपेबिलिटी बढ़ी है। आज हमारे देश की कई सारी कंपनियां मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में, बाकी देशों में काम करने जा रही है, मेट्रो बनाने जा रही है। मॉरिशस में हमारे देश की एक कंपनी ने पूरी की पूरी मेट्रो बनाई। तो मुझे लगता है ये बहुत अचीवमेंट है। वो इसलिए हो पाया क्योंकि पिछले 10-11 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर में इस देश में जो काम हुआ, उसके कारण हमारे भारतीय कंपनियों की बहुत सारी कैपेबिलिटीज डेवलप हुई।
पर जी अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पिछले 11 सालों में ऐसे कौन से माइलस्टोन आपको लगते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में जो अचीव हुए? एक अटल टनल की बात, बहुत एक ऑल वेदर टनल जो कि हिमाचल प्रदेश में इस तरह से बनाना, जिसने बहुत ज़्यादा टाइम भी, एक ऑल वेदर टनल जिसने टाइम भी रिड्यूस किया, और जो दूर दराज के इलाके, रूरल जो क्षेत्र हैं हिमाचल प्रदेश में, उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ने का काम बहुत आसानी से किया। उसके साथ साथ अभी आपने चिनाब ब्रिज की बात कही, वो तो अभी हाल फिलहाल एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट माना जा रहा है। इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे माइलस्टोन? बहुत से मतलब फॉर एग्जांपल आपने अटल टनल की बात की, रोहतांग पास जी को बाईपास करने वाला ये टनल है। रोहतांग पास क्रॉस करने के लिए 3 घंटा लगता था। साल में 4 महीने वो रोहतांग पास बंद रहता था। आज वो काम 15 मिनट में हो रहा है जी। और उसके कारण लाहौल स्पीति के साथ हमारी कनेक्टिविटी बढ़ी। लाहौल स्पीति में रहने वाले लोगों के लिए चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे शिक्षा की हो, वो सुविधाएं आसान हुई, उनकी एक्सेस आसान हुई। ऐसा ही एक दूसरा प्रोजेक्ट बन रहा है जोजिला टनल। हम सब लोगों ने कारगिल युद्ध के बारे में सुना है, हम में से कुछ लोगों ने वो बहुत समय नजदीक से देखा भी होगा। कारगिल युद्ध में एक सबसे बड़ा फैक्टर था कि हमारा जो नेशनल हाईवे था जी, जिसको पाकिस्तान के जो टेररिस्ट थे उन्होंने जो हमारे बॉर्डर पोस्ट को ऑक्युपाई किया था, उसके कारण हमारा नेशनल हाईवे डायरेक्ट उनके अटैक में था। और आज भी वहाँ कारगिल में, द्रास में एक वॉल है जो हमारे सोल्जर्स ने रातों रात बनाई थी हमारे व्हीकल्स के मूवमेंट के लिए। अब वो कारगिल जो जोजिला पास है, वो जोजिला पास यानी एक छोटी सी संकरी पैदल चलने वाली राह की तरह है, कच्ची राह है, और वहाँ 500 फीट बर्फ होता है पूरे विंटर सीजन में, और वो सड़क बंद हो जाती है 6 महीने के लिए। तो जब 6 महीने सड़क खुलती है तो हमारे आर्मी और हमारे डिफेंस पर्सनल्स के लिए स्टोरेज में 3 महीना लग जाता है, 3 से 4 महीना, और हर प्रकार का सामान स्टोरेज करना पड़ता है, राइट फ्रॉम अ रिमोट बैटरी टू फ्यूल टू क्लोथ्स टू मेडिसिन टू बेसिक इक्विपमेंट्स, बेसिक नेसेसिटीज, फूड, सब कुछ स्टोर करना पड़ता है। अब ये जोजिला पास बनने के कारण हमारा श्रीनगर टू कारगिल ये 365 डेज का रोड बनेगा, जिसके कारण इमेजिन करिए हमारे स्टोरेज का काम कितना बढ़ता है। सही बात है। जब ये सड़क खुलती थी गर्मियों में तो 3 महीने तक आर्मी के सैकड़ों ट्रक सुबह शाम केवल सामान ले जाके अपना स्टोर करते थे। आज उसके कारण हमारी एक्सेसिबिलिटी के कारण हमारी स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ कितनी बढ़ती है, हमारी डिफेंस फोर्सेस की बॉर्डर एरियाज की एक्सेसिबिलिटी कितनी बढ़ती है। तो चाहे जोजिला टनल हो या फॉर एग्जाम्पल जो बेट द्वारका में ब्रिज बना है, हजारों लोग बोट में बैठ के द्वारका अपने दर्शन के लिए जाते थे बेट द्वारका में। कई बार हम पढ़ते थे कि बेट द्वारका में बोट पलट गई, लोगों की जान माल की नुकसान हुई। इस ब्रिज के कारण वो एक्सेस अब 5 मिनट में हुआ है। 5 मिनट में आप ब्रिज क्रॉस करके बेट द्वारका पहुंचते हैं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ, जिसके कारण मेजर, या ढोलदा सादिया ब्रिज है जिसका नाम अब भूपेन हजारिका ब्रिज रखा है, ब्रह्मपुत्रा पर वो ब्रिज है जी। उसके कारण, एक ब्रिज के कारण, वो देश का 14 किलोमीटर लंबा सबसे बड़ा ब्रिज है, उस 14 किलोमीटर ब्रिज के कारण 165 किलोमीटर की सफर बची है लोगों की। जो सफर में 6 से 8 घंटा लगता था वो अब आधा घंटा में होता है। 165 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा है। इमेजिन करिए दूर दराज में रहने वाले लोगों के लिए कितना जीवन का अमूलचूल परिवर्तन लाने वाला बदलाव है। ऐसे मतलब ब्रह्मपुत्रा ब्रिज पर दूसरा ब्रिज, ढोला सादिया ब्रिज बनने में 9 साल लग गए थे, और पिछले 10 साल में 6 नए ब्रिज बन रहे हैं वहां पे। ऐसे 50 उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं कि जिसके कारण देश में एक्सेसिबिलिटी, आज नॉर्थ ईस्ट में आप कहीं भी जाइए इतना एक्सेसिबल हुआ है। हमारा एक त्रिपुरा बांग्लादेश म्यांमार मैत्री ब्रिज बना है, जिसके कारण पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन का बांग्लादेश पोर्ट के साथ एक्सेस अच्छा बना है। ऐसे मैं सैकड़ों उदाहरण आपको बता सकता हूं कि जिसके कारण इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्पैक्ट अगर हमें देखना है तो इन प्रकार के दूर दराज इलाकों में सड़क बनने के कारण, जलंधर से जोधपुर उदयपुर ऐसा एक एक्सप्रेसवे, सॉरी जालंधर से बाड़मेर बीकानेर ऐसा एक एक्सप्रेसवे बना है, एक हाईवे बना है, जिसके कारण पंजाब से जिन लोगों को नीचे वेस्ट में और साउथ में जाना पड़ता था उन सबको दिल्ली होके जाना पड़ता था। अब वो सीधा एक्सेस बनने के कारण हमारे बॉर्डर एरियाज का एक्सेस बढ़ गया, और वहां पे कई बार सरकार ने फाइटर जेट्स को भी लैंड करके प्रैक्टिस करके देखी। अब कितनी मल्टी लेवल कैपेबिलिटी उसके कारण हमारे देश की बढ़ी, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की कैपेबिलिटी बढ़ी। तो ऐसे मैं सैकड़ों उदाहरण आपको दे सकता हूँ एक से बाद एक। अगर मैं बात करूं अगले 10 सालों में
आप इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ को जब हम बात करते हैं, कौन सी ऐसी प्रायोरिटीज़ हैं जो टॉप मोस्ट हैं, जिनके चलते एक आपको लग रहा है कि एक लार्ज ह्यूज स्केल परिवर्तन आ सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में देश में? देखिए, मुझे लगता है जो सबसे बड़ा चैलेंज आने वाले 10-15 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर में है, वो है हमारे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का। आज हमारे देश में अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है। हम लगभग 45-50% अर्बनाइज्ड हो गए हैं। हमारे बहुत बड़ी संख्या में, चाहे जिस कारण से हो, हमें अच्छा लगे बुरा लगे, चाहे जिस कारण से हो, बहुत बड़ी मात्रा में माइग्रेशन शहरों की तरफ हुआ है। और जो सबसे बड़ा चैलेंज है शहरों में, वो उस माइग्रेशन के कारण जो शहरों की पॉपुलेशन बढ़ी है, उसको सस्टेन कर पाए वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का चैलेंज है। और शहरों के अंदर की सड़कें हैं, शहरों के अंदर की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, मोबिलिटी है, ये एक बड़ा चैलेंज है। मेट्रो ऑफ कोर्स बहुत तेज़ी से हमारे देश में बढ़ रहा है, लगभग 25 शहरों में मेट्रो बढ़ रहा है, और जिसके कारण एक मल्टी कैपेसिटी और लार्ज कैपेसिटी का एक सस्टेनेबल मोबिलिटी सॉल्यूशन अवेलेबल हो रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना और ख़ास करके एफिशिएंट अफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध कराना, वो भी सस्टेनेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध कराना। क्योंकि देखिए, दिल्ली जैसे शहर में कल अगर हम सारी की सारी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करेंगे तो भी हमारी समस्या हल नहीं होगी। पोल्यूशन शायद थोड़ा कम होगा, लेकिन उसको इलेक्ट्रिक चार्ज करने के लिए भी तो हमें कहीं ना कहीं कोल बर्न करना पड़ेगा। तो इसलिए सस्टेनेबल, एफिशिएंट और अफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे हम डेवलप कर पाएंगे हमारे अर्बन सेंटर्स पे, वो मल्टी मॉडल कैसे होगा, उसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। जैसे अभी सराय काले खान में हमारा रेलवे स्टेशन भी है, बस अड्डा भी है, मेट्रो भी है, और दिल्ली मेरठ का RRTS भी है। इस प्रकार के मल्टी मॉडल स्टेशंस हमें बनाने पड़ेंगे, जहां सीमलेसली एक मोड से दूसरे मोड पे लोग कम्यूटर्स ट्रांसफर कर पाएंगे। तो कहीं मेट्रो से आप उतरे तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए बस अवेलेबल है, बस से उतरे तो आगे जाने के लिए ट्रेन अवेलेबल है। इस प्रकार के मल्टी मॉडल, मल्टी डायमेंशनल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन मोबिलिटी सॉल्यूशंस को डेवलप करना, जहां तक संभव है वहां तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एफिशिएंट और अफोर्डेबल बनाना, तभी हम हमारे देश के शहरों का कंजेशन कम कर पाएंगे। अच्छा, ग्लोबल इकोनॉमिक शिफ्ट्स जो हो रही हैं, बहुत तेज़ी से इम्पैक्ट कर रही हैं, इनका इन्फ्लुएंस कैसे आप देखते हैं आने वाले जो 5 वर्ष हैं या 10 वर्ष हैं, उनमें कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के हमारे देश, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डेवलप्ड भारत की, हम बात कर रहे हैं विकसित भारत की, तो ऐसे में उनका क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं? बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। हम 2047 तक विकसित भारत की बात कर रहे हैं। आज दुनिया भर में जो अलग अलग प्रकार के इकोनॉमिक इशू चल रहे हैं, उसके कारण हमारे देश को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे देश के सामने आ रही है। आज चाइना +1 मैन्युफैक्चरिंग में पूरी दुनिया बात कर रही है, जिसके बड़े बेनिफिशियरी हमारा देश हो सकता है। अगर हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री को ग्रो करना है तो हमें बहुत स्ट्रांग इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट इस सारे सेक्टर को देना पड़ेगा। जहाँ जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हम होंगे वहाँ कनेक्टिविटी अच्छी देनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ से गुड्स हमें एक्सपोर्ट करने होंगे, इंपोर्ट करने होंगे, लॉजिस्टिक नेटवर्क को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये सब काम करने के लिए लोग वहाँ जाएंगे, उनकी मोबिलिटी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर में आज भी हम और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आने वाले 2047 तक की हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा रोबस्ट और डायनामिक बनाने की आवश्यकता है। इसलिए इस सरकार का जो 11 साल से इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस है, वो आने वाले दिनों में भी बरकरार रहे, यही मैं सरकार से निवेदन करूंगा, अपेक्षा करूंगा। तभी जाकर 2047 में अगर हम विकसित राष्ट्र बनना चाहते हैं, तो विकसित राष्ट्र हम तभी बन पाएंगे जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रोबस्ट होगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डायनामिक होगा, हमारी मोबिलिटी सॉल्यूशंस मल्टी मॉडल होंगे, सस्टेनेबल होंगे, अफोर्डेबल होंगे, एफिशिएंट होंगे। तब जाके हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस विकसित भारत के लिए एक आधारभूत ढांचा को दे पाएगा। बहुत सारी ऐसे डेटा के साथ वैभव जी आपने बातें करी, जो कि एक भारत की ग्रोथ स्टोरी को और इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरह से जो कंट्रीब्यूशन रहा है अलग अलग डिपार्टमेंट्स का, और भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना बड़ा रोल रहा है, आपने विद नंबर्स, डेटा, विद एग्जांपल्स आपने पूरी अच्छी तरीके से डिकोड करके हमें समझाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शो पर आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, बहुत अच्छा लगा। फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही। नमस्कार।